हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबका स्वागत है आपका ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर डी नोबल सिविल सर्विसेज में। और आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या, तो थोड़ा बहुत ये जानते हैं कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र में हमें पढ़ना स्पेशली क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं ये खाना हमारे शरीर में किस अंग तक जाता है, यानी कौन कौन से अंग तक जाता है। जो आप खाना खाते हैं ये खाना कौन कौन से अंग तक जाता है, कौन से अंग तक जाता है, और उसके बाद अंग में जाने के बाद ये खाना का कैसे पाचन होता है। और इसी पाचन को पढ़ेंगे हम लोग किस चैप्टर में, तो पाचन तंत्र में। यानी आप जो खाना खाते हैं ये खाना आपके शरीर के अंदर जाता है, और ये खाना शरीर के अंदर करता क्या है, कैसे डाइजेशन इसका होता है, कौन सा एंजाइम इसका डाइजेशन करता है। तो हमें स्पेशली इस पाचन तंत्र में ये चैप्टर को खाना के बारे में आपका पढ़ना है। जैसे अगर हम देखें कि पाचन तंत्र का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो सबसे पहले हम देखें कि ऑर्गन क्या होता है, तंत्र क्या होता है। तंत्र का मीनिंग होता है कि ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी अंगों का समूह। अगर बहुत सारे अंगों का समूह हम देखते हैं तो अंगों का समूह क्या कहलाता है, तो तंत्र कहलाता है। अंगों का समूह यानी तंत्र कहलाता है। और उसके बाद पाचन की अगर हम बात करते हैं तो पाचन कराने के लिए जितना जो अंग होते हैं उन सारे अंग को एक साथ हम एकजुट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पाचन तंत्र। यानी पाचन कराने के लिए जो जो अंग सहायक होंगे उन सभी अंगों को एक साथ हम पाचन तंत्र कहते हैं। और इसके बाद अगर हम केवल स्पेशली अगर पाचन का डिफिनेशन देखें कि पाचन होता क्या है, तो पाचन का डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन, यानी पाचन क्या होता है। तो पाचन के स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो पाचन में हम जो खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं, वो फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल भोजन होता है। कैसा भोजन होता है, तो जो हम लोग खाना को ग्रहण करते हैं वो खाना जटिल होता है, जटिल भोजन होता है। लेकिन ये जटिल भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और यही जटिल भोजन धीरे धीरे छोटा रूप में बनता है, जिसे हम बोलते हैं सरल भोजन। ये जटिल भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा और ये शरीर के अंदर जाने के बाद इसे एंजाइम, इस पर बहुत सारे एंजाइम बैठेंगे और एंजाइम बैठने के बाद इस जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ देता है। यानी कहने का मतलब कि पाचन का डिफिनेशन क्या होता है, तो वैसा जटिल भोज्य पदार्थ या वैसा जटिल भोजन जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और उस भोजन पे एंजाइम बैठता है और इसी एंजाइम के सहायता से जटिल भोजन जो होता है सरल भोजन के रूप में टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाचन। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर ये भोजन जो होता है ये जटिल है तो ये सरल क्यों हो रहा है, इतना छोटा क्यों बनाना जरूरी होता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है ये शरीर पूरा कोशिका का बना होता है। हमारा शरीर कोशिका का बना होता है और एक कोशिका क्या होता है, इतना नग्न होता है कि हमारे इसे हम इसे नग्न आंख से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। बट काम तो हमारे शरीर में सेल ही करते हैं। तो सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और एनर्जी हमें कहां से मिलेगा, जब हम भोजन करेंगे तब हमें एनर्जी मिलेगा। तो आप खाना खा रहे हैं, ऐसा बड़ा भोजन, बड़ा मॉलिक्यूल खा रहे हैं, जटिल भोजन खा रहे हैं, तो क्या ये भोजन डायरेक्ट जाकर सेल में बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि सेल इतना छोटा है कि इससे भी भोजन की आवश्यकता कैसा रहेगा, छोटा ही मात्रा में रहेगा। तो इस भोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा मात्रा में यानी सरल भोजन बनाना पड़ेगा, यानी छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए कौन आएगा, आपका एंजाइम आएगा। तो जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल भोजन में टूटना ही क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। और जैसे ये भोजन छोटा रूप में टूट जाता है तो ये भोजन कहाँ चला जाता है, आपका हर एक कोशिका में चला जाता है। और जैसे ये भोजन कोशिका में जाता है वैसे आपका कोशिका काम करना शुरू कर देता है। तो ये आपका पाचन हो गया, ठीक है। तो पाचन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जटिल भोजन होता है, भोजन कितना मुंह में खा लेंगे, कितना भी चबा लेंगे, तो मुंह में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और जटिल भोजन जो होता है एंजाइम की सहायता से सरल भोजन में टूटेगा, उसी को हम बोलते हैं पाचन, ठीक है। और ये पाचन होने के बाद भोजन जितना जो सरल होता है, सारे सरल भोजन हमारे हर एक सेल में जाते हैं और सेल में जाने के बाद इन्हें एनर्जी प्रदान करवाते हैं। तो पाचन हमारा हो गया कि पाचन होता क्या है। अब इसके बाद अगर हम आपसे यहाँ 2-3 क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पाचन में क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनेंगे, तो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाचन कराने के लिए क्या आवश्यकता होती है, यानी पाचन कौन करवाता है। तो पाचन आपका एंजाइम की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है, एंजाइम की सहायता से। और ये एंजाइम क्या होता है, तो यह एक केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में क्या होता है, रासायनिक यौगिक होता है। क्या होता है आपका, तो ये रासायनिक यौगिक होता है और रासायनिक यौगिक के रूप में ये एंजाइम होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर में वो कौन सा रासायनिक यौगिक है
जो पाचन करवाने में सहायक होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। ये एक केमिकल कंपाउंड होता है। दूसरा, एंजाइम को कहा जाता है हमारे शरीर के एंजाइम को कहा जाता है हमारे शरीर का जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है अगर देखा जाए? बायो कैटलिस्ट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराना, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराना ही क्या कहलाता है? बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, नहीं जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो एंजाइम होता है हमारे शरीर में खाना को बहुत तेजी से पाचन करवाता है, इसीलिए हम एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं। और अगर क्वेश्चन दूसरा नंबर का अरेंज क्वेश्चन होगा कि हमारे शरीर में वह कौन सा जैव उत्प्रेरक है जो खाना का पाचन करवाता है, भोजन का पाचन करवाता है, तो जैव उत्प्रेरक भी पूछे तो आपका आंसर एंजाइम होगा, और रासायनिक यौगिक भी पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? एंजाइम होगा। यानी कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कराने का मुख्य काम किसका होता है? तो आपका एंजाइम का होता है। अब आपका यहां से क्वेश्चन आएगा कि बताइए ये जो एंजाइम होता है ये सर एंजाइम बनता कहां से है? यानी एंजाइम हमारे शरीर में भोजन का पाचन करा रहा है। अगर भोजन का पाचन नहीं होगा तो भोजन आपका सरल अवस्था में नहीं होगा, और जब ये सरल अवस्था में नहीं होगा भोजन तो ये आपके कोशिका के अंदर नहीं जाएगा, और कोशिका काम नहीं करेगा तो हम भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा भोजन का पाचन एंजाइम करा रहा है, और एंजाइम हमारे शरीर में केमिकल कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, और इसी एंजाइम को हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक यानी किसी भी रिएक्शन को फास्ट करा देते हैं। जब मान के चलिए जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि धूप में विटामिन डी मिलता है, तो धूप में विटामिन डी मिलता नहीं है। धूप क्या होता है ना कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी नॉर्मल बनता है, लेकिन जब आप धूप में चले जाते हैं यानी सनलाइट में चले जाते हैं, तो सनलाइट में जैसे आप जाते हैं तो ये सनलाइट क्या करता है कि विटामिन डी आपके शरीर में फास्टली बनाने का काम करने लगता है। तो हम सनलाइट को भी विटामिन डी के लिए क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक का काम करता है। अगर हमारे शरीर में ये एंजाइम नहीं रहेगा तो ये जो जैव उत्प्रेरक होता है, ये जैव उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराता है। तो एंजाइम हमारे रिएक्शन को फास्ट कराएगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना का पाचन तो जल्दी हो जाता है। जैसे आप खाना खाएंगे तो आज खाना खाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम 3 दिन 4 दिन बाद फिर खाना खाते हैं, तुरंत 1 से 2 घंटा बाद हम खाना खाने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो खाना का पाचन जो कराता है एंजाइम क्या करता है? किसी भी खाना का पाचन को क्या करता है? फास्ट कर देता है। तो इसी कारण एंजाइम को हम क्या करते हैं? अपने शरीर का जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अरेंज हो गया। पहला कि हमारे शरीर में कौन सा रासायनिक यौगिक है जो भोजन का पाचन करवाता है? तो एंजाइम। और कौन सा जैव उत्प्रेरक है जो भोजन का पाचन कराता है? तो उसका भी आंसर क्या होता है? एंजाइम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम किसका बना होता है? आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि एंजाइम बनता है? तो जितना जो अधिकांशतः एंजाइम होते हैं सारे एंजाइम किसका बना होता है? तो एंजाइम आपका प्रोटीन का बना होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एंजाइम किसका बने होते हैं? तो एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन का बना होता है। अगर आप प्रोटीन का चीज खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो उस प्रोटीन से आपके शरीर में एंजाइम बनता है, और ये एंजाइम बनाकर क्या होता है? भोजन का पाचन करवाता है। तो एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो एंजाइम बनाता कौन है? तो हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथियां होती है। ग्रंथि कहने का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। एक जो होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। एक जो होता है इसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। और एक ग्रंथि का नाम होता है इसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। एक ग्रंथि का नाम होता है इसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये 3 प्रकार का ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर होता है। और इन तीनों प्रकार के ग्रंथि में कौन सा ग्रंथि एंजाइम बनाएगा? तो जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ये बहिस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है? ये हमारे शरीर में एंजाइम बनाती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में एंजाइम कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो बहिस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में एंजाइम बनाती है। एंजाइम बनकर क्या करता है? तो भोजन का पाचन करवाता है। और एंजाइम को हमारे शरीर में किस नाम से जाना जाता है? तो जैव उत्प्रेरक और केमिकल यौगिक। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में याद रखना है। अगर हम देखते हैं ये जो भोजन होता है, ये भोजन क्या क्या होता है? अगर हम देखते हैं शरीर में अगर खाना जो भी खाते हैं तो हम क्या क्या खाना खाते हैं? तो हम 3 प्रकार का खाना खाते हैं। डेली हम कितने प्रकार के भोजन करते हैं? तो हम भोजन हम 3 प्रकार के करते हैं। कितने प्रकार का भोजन करते हैं? भोजन 3 प्रकार से हम लोग करते हैं। 3 प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। जिसमें पहले प्रकार का जो भोजन होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिससे हम क्या बोलते हैं? पहले भोजन जो होता है इसका हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में हम शर्करा बोलते हैं। ठीक है, तो पहला भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा नंबर का भोजन जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन। दूसरा नंबर का जो भोजन होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। और तीसरा नंबर का जो भोजन होता है उसे हम बोलते हैं वसा, फैट या लिपिड्स भी बोलते हैं इसे, फैट लिपिड्स जो भी हो इसको हम बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार का हम लोग भोजन करते हैं।
अब ये भोजन जो होता है, ये भोजन हमारे शरीर में बड़ा मॉलिक्यूल के रूप में होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है? तो ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है। बड़ा मॉलिक्यूल कहने का मतलब ये भोजन इतना इतना बड़ा वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये भोजन डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं जा सकता है। जब ये भोजन जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये क्या होता है? तो जितना जो प्रोटीन और फैट जो होता है, जैसे मान के चलिए कि आप जितना जो मीठा चीज खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ब्रेड के बाद आप चावल खाते हैं, चावल के बाद आप जितना जो मिठाई वाला चीज या फल खाते हैं, तो इन सब में आपको क्या मिलता है? इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू खाते हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं? इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन आपके शरीर में कैसे मिलेगा? तो आप दूध पीते हैं, दूध से प्रोटीन मिलता है। अगर आप मान के चलिए कि नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में भी आपको क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। अगर आप ये खाते हैं, पनीर खाते हैं, तो पनीर में भी आपको मिलेगा। आप सोयाबीन खाते हैं तो सोयाबीन में भी आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। तो इन सारी चीज को खाते हैं तो आप प्रोटीन खा रहे हैं। वसा के लिए आप क्या खाते हैं? तो वसा में आप तेल खाते हैं, जैसे मान के चलिए तेल हो गया, घी हो गया, रिफाइन हो गया, तो ये सारे चीज से आपको क्या मिलता है? वसा मिलता है। यानी कहने का मतलब कि हम 3 प्रकार का भोजन करते हैं। ये 3 प्रकार का भोजन हो गया आपका। और इन तीनों का क्या होता है कि तीनों आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है। ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स और ये भी कॉम्प्लेक्स। यानी कार्बोहाइड्रेट से आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल सकता है, ना ही प्रोटीन से डायरेक्ट एनर्जी मिल सकता है, ना ही वसा से डायरेक्ट एनर्जी मिल सकता है। तो आपको एनर्जी मिलेगा कैसे? तो इनका हमें क्या कराना होगा? तो इनका हमें पाचन करवाना होगा। और ये पाचन होगा कैसे? तो पाचन के लिए आपके पास एंजाइम होते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मान के चलिए इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, जटिल भोजन है। तो इस जटिल भोजन को क्या करना होगा? कार्बोहाइड्रेट को पहले तोड़ना होगा। और कार्बोहाइड्रेट पर बैठेंगे कौन? तो बैठेंगे यहाँ पे एंजाइम। अब कौन सा एंजाइम बैठेंगे? हम आगे बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट पे एंजाइम बैठा है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है माल्टोज में टूट जाता है, जिसे हम स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को जब हम मुंह में खाते हैं तो इसे हम स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च, ठीक है। और ये स्टार्च जो होता है, जैसे हम मुंह में कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं, मीठे चीज को रखते हैं, चावल, रोटी, मीठा फल जो भी होता है, ये सब स्टार्च में आते हैं। और जैसे हम स्टार्च को एंजाइम मिलता है तो स्टार्च पर माल्टोज में टूटता है। और ये माल्टोज में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल था और इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन अभी भी इसका पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। और जब यही स्टार्च पर फिर एंजाइम बैठेंगे और एंजाइम ग्लूकोज के रूप में हो जाएंगे। तो जब ग्लूकोज के रूप में एक कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन किसके रूप में होता है? तो ये होता है आपका ग्लूकोज के रूप में। आंशिक पाचन किस में होता है? तो आंशिक पाचन माल्टोज में होता है। यानी कहने का मतलब कि आपको एनर्जी इससे नहीं मिलेगा, आपको एनर्जी इससे मिलेगा, क्योंकि पाचन इसका हो रहा है। इट्स ओके। अगर हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में, तो जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इससे आपको तो एनर्जी मिलेगा नहीं, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एंजाइम। और कौन सा एंजाइम चाहिए? हम कुछ देर बाद इसका बात करेंगे। तो ये एंजाइम चाहिए। तो प्रोटीन सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एंजाइम बैठेगा तो पेप्टॉन्स में टूटता है। किस में टूटता है आपका? तो ये पेप्टॉन्स में टूटेगा। और फिर इसी पर एंजाइम फिर बैठेगा, और जैसे पेप्टॉन्स पे एंजाइम बैठेगा वैसे ये एंजाइम किस में टूट जाएगा? पेप्टॉन्स आपका अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में टूट जाता है। और जैसे प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट गया, यानी भोजन का क्या हो गया यहाँ पर? तो यहाँ भी भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वसा, तो वसा में क्या होता है कि वसा भी जब आप खाते हैं तो वसा से हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल सकता है। तो वसा से जब डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगा, यानी वसा एक कॉम्प्लेक्स फूड है, और जब इस पे एंजाइम मिलेगा तो ये वसा किस में टूट जाएगा? तो ये वसा आपका वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल कहिए, और इसी का नाम हम बोलते हैं ग्लिसरॉल कहते हैं, ग्लिसरॉल। और वसा जब वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में टूट जाता है तो इसका भी यहाँ पर क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन। अब एक बात आप देखिए, आप जो खाना खा रहे हैं इस खाना से आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल रहा है, इसका डायरेक्ट एनर्जी इससे नहीं मिलेगा, नहीं स्टार्च से, नहीं प्रोटीन से, नहीं फैट से। इसे हमें तोड़ना पड़ता है। और ये तोड़ते किस लिए? ताकि ये हमारे सेल में जाकर बैठे और सेल में काम करने की क्षमता दे, यानी ऊर्जा दे। तो ये जो होता है स्टार्च का आंशिक पाचन माल्टोज, माल्टोज के बाद ग्लूकोज में पूर्ण पाचन। प्रोटीन खाते हैं, इस पे एंजाइम आएगा, एंजाइम पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स के बाद अमीनो एसिड में पूर्ण पाचन। वसा का जो होता है पूर्ण पाचन वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में होता है। यानी कहने का मतलब कि हमें एनर्जी इस वाले साइड से मिलेगा, इस वाले साइड से आपको एनर्जी नहीं मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो आप देखिएगा, आप कहेंगे कि खाना के साथ साथ हम पानी भी पीते हैं, कुछ विटामिन का चीज भी खाते हैं, कुछ मिनरल्स का चीज भी खाते हैं, क्या इनसे एनर्जी आपको मिलता है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप एक नोट में एक पॉइंट लिख सकते हैं। क्या नोट में लिख सकते हैं कि आप 3 चीज जो खाते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप पानी पीते हैं, जैसे मान के चलिए आप पानी पीते हैं, तो पानी आप पीते हैं, फिर आपके पास जो विटामिन होता है, विटामिन
विटामिन हो गया, उसके बाद आपका मिनरल्स यानी खनिज तत्व हो गया, खनिज तत्व। तो इन 3 चीजों से आपको कभी भी एनर्जी यानी ऊर्जा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है ऊर्जा? क्योंकि पहले से ही छोटा होता है, और जिस भोजन का पाचन होगा, पाचन यानी जो भोजन टूटेगा उसी से ओनली एनर्जी मिलेगा। लेकिन पानी क्या होता है, ये पहले से ही इतना छोटा मॉलिक्यूल होता है कि इसका पाचन नहीं होगा। विटामिन भी बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है और मिनरल्स भी आपका बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है, तो इन सब का पाचन नहीं होगा क्योंकि पहले से ही छोटा रूप में होता है। तो इन सब से आपको 1 भी % एनर्जी, 1 भी किलो कैलोरी एनर्जी नहीं मिल सकता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा कि 1 गिलास पानी से कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो हमें पानी से कोई भी प्रकार का एनर्जी नहीं मिलता है। अगर आपको सपोज दैट कह देंगे हम कि आप 3 दिन भूखे रहिए, केवल पानी पे आप जिंदा रहिए, पानी पीजिए, काम कीजिए, तो आपका खाना खाने के बाद जो एनर्जी आपके अंदर मिलता है, क्या पानी पीने के बाद ऐसा एनर्जी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पानी से एनर्जी नहीं मिलता है। अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि विटामिन से एनर्जी मिलता है, ऑफ कोर्स नहीं मिल सकता है, ठीक है। और खनिज तत्व से भी एनर्जी नहीं मिलता है, यानी कहने का मतलब कि पानी, विटामिन और खनिज तत्व से हमें एनर्जी नहीं मिलता है। बाकी एनर्जी मिलता किससे है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? मीठा चीज, चावल, रोटी, ब्रेड, आलू, ये सारे चीज खाते हैं, फल खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन के लिए हम दूध खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा, मांस, मछली जो भी होता है, सोयाबीन होता है, पनीर खाते हैं, ये सारे चीज से आपको प्रोटीन मिलेगा। और फैट आपको वसा में, जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, इन सबसे आपको फैट मिलेगा। और इन तीनों का जब तक पाचन इस रूप में नहीं होगा, इस रूप में, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगा, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा, इससे एनर्जी मिलेगा, जैसे वसा वसीयम में टूटेगा, आपका एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें पानी, विटामिन और खनिज तत्व से एनर्जी नहीं मिलता है। अब एक आपको पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया क्या होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो पाचन होता है, पाचन की प्रोसेस, पाचन की प्रक्रिया, कौन कौन सी प्रोसेस होता है पाचन के लिए। तो हेडिंग डाल के एक लिखेंगे कि पाचन की प्रक्रिया क्या क्या होता है। तो पाचन का सबसे पहले जो प्रक्रिया होता है, जिसे हम बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं इसे हम? अंतःग्रहण, जिसे हम इंजेक्शन बोलते हैं, अंतःग्रहण। और जो अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है कि इस टाइम आप भोजन को, यानी खाना को आप अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। जैसे आप भोजन उठा के मुंह में डालते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब खाना आपके मुंह में चला गया तो इस खाना का फिर क्या होगा? आपका पाचन होना शुरू होगा। तो पाचन का दूसरा प्रोसेस क्या होता है? तो पाचन का दूसरा प्रोसेस अंतःग्रहण, और खाना का दूसरा प्रोसेस में क्या हो जाएगा? पाचन। यानी कि जब आप खाना खाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो खाना को आप मुंह में डालते हैं, और मुंह में डालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम अंतःग्रहण बोलते हैं, फर्स्ट प्रोसेस होता है। सेकेंड प्रोसेस, जो खाना मुंह के अंदर चला गया, फिर उस खाना का मेटाबॉलिज्म यानी पाचन होना शुरू होगा, डाइजेशन होगा। तो दूसरा नंबर पाचन की प्रोसेस में क्या होगा कि दूसरा नंबर खाना का क्या होगा? पाचन। और जो खाना पच जाएगा, वो खाना पचने के बाद तीसरा नंबर उस खाना का क्या होता है? तो उस खाना का अवशोषण होता है। क्या होता है उसका? एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण होता है। और अवशोषण का मतलब क्या होता है कि जो खाना पच गया है, वो खाना पचने के बाद आपके शरीर का छोटी आंत में चला जाता है। आपके शरीर का कहाँ चला जाता है? तो ये छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? आपका छोटी आंत में। और जैसी छोटी आंत में जाएगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे संरचना होता है जिसे हम बोलते हैं वीली। वीली करके एक संरचना होता है। इस संरचना में सारा टूटा हुआ छोटा छोटा भोजन जो पच जाता है, वो जाकर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये एब्जॉर्ब भोजन, यही अवशोषित भोजन क्या होता है? हमारे शरीर के चारों तरफ घूमता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवशोषण। जिसे हम क्या बोला जाता है? इसे अवशोषण बोलते हैं। चौथा नंबर में कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपका? तो इसका प्रोसेस होगा जिसका नाम होगा अवशोषण, सॉरी अवशोषण नहीं, स्वांगीकरण। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण बोलते हैं, यानी सब्लिमेशन बोलते हैं। स्वांगीकरण, सॉरी स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है समझिए। पहले हम भोजन को मुंह में रखेंगे, जिसे हम बोल देंगे अंतःग्रहण। फिर उसका क्या होगा? भोजन जो अंदर मुंह में रख लिए, उसका फिर पाचन शुरू हो जाता है। तो दूसरा नंबर का प्रोसेस पाचन। तीसरा नंबर, जो भोजन पच गया है वो छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत का एक विली जैसा संरचना है, अंगुली नुमा संरचना, जिसे हम बोलते हैं विली। और इसी में जाकर क्या होता है? ये भोजन जाकर बैठ जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवशोषण, यानी स्टोर हो गया यहाँ। और यही भोजन, ये पचित जो भोजन यहाँ पर है, ये सारा भोजन खून में घुलकर हमारे शरीर के सभी सेल्स के पास, सभी टिश्यू के पास जाता है और उन्हें एनर्जी दिलाता है। तो ये अवशोषित भोजन खून में घुलकर सभी सेल्स के पास जो जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। यानी सभी कोशिकाओं के पास, सभी सेल्स के पास जब अवशोषित भोजन जाता है
उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। और नेक्स्ट जो पांचवा प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन। पांचवा में क्या होता है? एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ कि जो भोजन हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक था, जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पचा था, जो भोजन आपके शरीर में नहीं पचता है उस भोजन को हम शरीर से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो भोजन हमारे लिए क्या हो जाता है? टॉक्सिक हो जाता है। और जिस प्रक्रिया से बाहर करते हैं उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अरेंज किया जाएगा? क्वेश्चन अरेंज यही किया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा पाचन की प्रक्रिया है। पाचन की प्रोसेस में आपको ये पांचों प्रोसेस लाइन से याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब ऑप्शन देता है तो इस ऑप्शन में क्या करता है ना कि ऑप्शन में ये लाइनर को क्या कर देता है? ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन आपको ये पांचों लाइन से याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका ऑप्शन मिल रहा है तो पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा उत्सर्जन, यानी ये पांचों प्रोसेस आपको लगातार याद होना चाहिए। एग्जामिनर इसी को क्या करेगा? दूसरा की जगह पहला, पहला की जगह दूसरा, तीसरा के चौथा, चौथा के तीसरा, ऐसे बना के आपको एग्जाम में दे देगा ऑप्शन में। तो आपको एक ऑप्शन में ये ध्यान रखना है कि ये वाला लाइन कहाँ है, ये इसी लाइन को आपको एग्जाम में चूज करना है। तो इसे लाइन से याद रखना है। यानी पाचन कितने प्रोसेस में खत्म होता है? तो 5 प्रोसेस, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। आप समझ सकते हैं कि आप यहां तक हर एक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे की प्रोसेस जारी करते हैं। अब जो आपका ये पाचन तंत्र होता है, ये पाचन तंत्र 2 भाग में होता है। ये जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र 2 भाग में, आपके शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र कितने भाग में होता है? 2 भाग में होता है। एक भाग को हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं, एक भाग को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोला जाता है इसे? आहार नाल। और एक जो होता है इसे हम बोलते हैं पाचन कराने वाली ग्रंथि। पाचन कराने वाली ग्रंथि, पाचन कराने वाली ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं, इसे हम बहिस्रावी, या करके हम लिख सकते हैं, इसे हम बहिस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है। अब इस 2 प्रकार में आपको ये क्या होता है? अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है सर? पाचन कराने वाली ग्रंथि में क्या क्या होता है और आहार नाल में क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम आहार नाल की बात करें तो ये आहार नाल क्या होता है? तो आहार नाल के बारे में अगर हम एक पॉइंट अगर बात करते हैं तो आहार नाल का मतलब क्या होता है? जो आप भोजन करते हैं, जो आप खाना स्टार्ट करते हैं, वो खाना हमारे शरीर के जिस जिस अंग तक पहुंचता है उन सारे अंग को एक साथ हम आहार नाल करते हैं। जैसे कि आप खाना स्टार्ट करते हैं माउथ से, आप खाना तो माउथ से ही खाते हैं, मुंह से खाते हैं, तो माउथ से अपना भोजन स्टार्ट करते हैं, यानी मुख से भोजन स्टार्ट करते हैं। तो ये भोजन मुख से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपका एनस तक जाता है। एनस, एनस को हम बोलते हैं गुद्दे द्वार। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं गुद्दा द्वार, गुर्दे द्वार बोलते हैं, गुद्दे द्वार बोलते हैं। यानी आपका भोजन माउथ से चालू होता है और एनस में जाकर खत्म हो जाता है। यानी कि आप जो खाना खाए हैं वो खाना हमारे शरीर के कौन कौन से अंग तक पहुंचा है, उन सारे अंग को एक साथ हम क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। और इस आहार नाल का जो लंबाई होता है मीटर में 9 मीटर पूछता है, और अगर फीट में पूछे तो 33 फीट का होता है। कितना फीट का होता है लंबाई इसका? 33 फीट होता है, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे कि तो स्टार्टिंग कहां से होता है भोजन? तो भोजन माउथ से स्टार्ट होता है, आहार नाल माउथ से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां हुआ? एनस में खत्म हुआ। तो ये तो हम जान गए कि कितना मीटर का होता है, 9 मीटर का लंबा होता है। अब ये स्टार्टिंग कहां से होता है? तो अगर एक एक अंग को देखें आहार नाल का, तो आहार नाल का सबसे पहला अंग को अगर हम बात करते हैं, आहार नाल का सबसे पहला अंग, यानी भोजन का शुरुआत हम कहां से करते हैं? माउथ से करते हैं। तो सबसे पहला अंग क्या हो जाता है आपका? माउथ ही होता है। माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं मुख। अब मुख में आप खाना जब डालते हैं तो यहाँ पे आपका 3 चीज होता है। सबसे पहला चीज क्या होता है? तो आपका दांत होता है, फिर उसके बाद इसी मुंह में आपका क्या होता है? जीभ होता है, टंग बोलते हैं, और तीसरा में एक ग्रंथि होता है जिसे हम बोलते हैं लाड़ीय ग्रंथि। यहाँ पे क्या मिलेगा आपका? लाड़ीय सलाइवरी ग्लैंड बोलेगा, सलाइवरी ग्लैंड यानी लाड़ीय ग्रंथि होती है। अब जो लाड़ीय ग्रंथि होती है ये क्या होती है? एक प्रकार का बहिस्रावी ग्रंथि होती है, क्योंकि ये एंजाइम बनाएगा, और जो एंजाइम बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। तो लाड़ीय ग्रंथि क्या होता है? ये बहिस्रावी होता है। तो यहाँ पे बहिस्रावी में क्या लिख सकते हैं कि माउथ में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो लाड़ीय ग्रंथि पाया जाता है, लाड़ीय ग्रंथि। तो ये लाड़ीय ग्रंथि होता है। और एक बात आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है आपको? एक बात कि जिस जिस अंग में ग्रंथि पाया जाएगा, ग्लैंड पाया जाएगा, उस अंग में भोजन का पाचन होगा, अवश्य होगा। यानी मुंह में क्या पाया जा रहा है? एक ग्रंथि है जिसका नाम है लाड़ीय ग्रंथि, और लाड़ीय ग्रंथि है तो ऑफकोर्स होगा कि एंजाइम बनाएगा, और एंजाइम बनाएगा तो भोजन का अब्सॉर्ब क्या होगा? यहाँ पे पाचन होगा। यानी जिस अंग में ग्रंथि है उस अंग में भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो क्या माउथ में भोजन का पाचन होगा? मुंह में भोजन पचता है? तो आप ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि यस, मुंह में भोजन का पाचन होता है। क्यों? क्योंकि मुंह में क्या होता है? लाड़ीय ग्रंथि पाया जाता है। जब ग्रंथि है
तो एक प्रकार का ये बहिस्रावी ग्रंथि रहेगा और इससे क्या बनेगा आपका एंजाइम बनेगा। ठीक है, तो माउथ से भोजन स्टार्ट हुआ, जब मुंह में खाना आप चबा लेते हैं तो यहाँ कंठ में एक पाइप होता है, इसे हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं इसे हम? फूड पाइप बोलते हैं। तो मुंह से भोजन आपका कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है, जिसे हम बोलते हैं भोजन नली। जिससे क्या बोला जाता है? भोजन नली। और भोजन नली को ही हम बोलते हैं ग्रसिका भी बोलते हैं, ग्रसिका। ठीक है, फूड पाइप इसको बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो जो आप मुंह में भोजन खाते हैं चबा लेने के बाद कंठ में एक पाइप होता है, इसे हम बोलते हैं भोजन नली। और ये भोजन नली करता क्या? तो जो मुंह का भोजन होता है वो सारा भोजन को पेट में लेकर चला जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये आपका ये भोजन नली, ये माउथ हो गया आपका, और ये माउथ में एक पाइप रहेगा जिसे हम बोलते हैं भोजन नली। क्या बोलते हैं इसे? हम भोजन नली बोलते हैं। और भोजन नली से क्या होता है कि यहाँ से भोजन आया और भोजन आपका कहाँ चला जाता है? आपका पेट में चला जाता है। तो फूड पाइप में एक भी प्रकार का ग्लैंड नहीं पाया जाएगा। तो क्या फूड पाइप में भोजन का पाचन होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का ग्रंथि नहीं पाया जा रहा है। तो जिस अंग में ग्रंथि नहीं पाया जाएगा उस अंग में भोजन का पाचन भी नहीं होगा, और जिस अंग में ग्रंथि पाया जाएगा उसमें भोजन का पाचन होगा। तो भोजन नली में क्या होता है? ग्रंथि नहीं होता, इसलिए यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ये करता क्या है? तो ये क्या करता है कि जो माउथ का भोजन होता है, यानी मुख का जो भोजन होता है, भोजन को कहाँ लेकर चला जाता है? आपका स्टोमक यानी पेट में लेकर चला जाता है। यानी कि भोजन पहला माउथ में आया, दूसरा आपका भोजन नली में, और यहाँ से भोजन आपका कहाँ चला जाएगा? तो तीसरा अंग आपका क्या हो जाता है? पेट यानी आमाशय। आमाशय को हम जठर भी बोलते हैं, उदर भी बोलते हैं, जठर, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। ठीक है, तो स्टोमक में क्या है? आपका भोजन। जब स्टोमक में आएगा भोजन, जैसे मान के चलिए कि ये आपका स्टोमक हो गया, ये पेट हो गया, तो पेट में ये भोजन आया। अब पेट में क्या होता है ना कि एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। तो पेट के अंदर कौन सा ग्रंथि होता है? जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि पेट के अंदर होता है। अब एक बात बताइए, इस अंग में ग्रंथि पाया जा रहा है, तो इस अंग से ऑफकोर्स होगा कि यहाँ से एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो ऑफकोर्स यहाँ इसमें क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि आमाशय या जठर में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो यहाँ जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि एक ऐसी प्रकार की ग्रंथि होती है, तो एक प्रकार का बहिस्रावी ग्रंथि होती है, और ये क्या बनाती है? एंजाइम। और एंजाइम बनाता है तो इससे क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। तो क्या पेट में भोजन का पाचन होगा? तो यस, पेट में भोजन का पाचन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रंथि है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। अब जो भोजन पेट में नहीं पचेगा तो आगे का अंग में जाएगा, और उस अंग का नाम क्या होगा? तो चौथा नंबर का जो अंग आएगा जिसका नाम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। क्या नाम होगा? छोटी आंत होगा। और ये छोटी आंत में क्या होता है कि जो भोजन पेट में नहीं पचता है वो भोजन आकर कहाँ पचता है? आपका छोटी आंत में पचता है। और एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि छोटी आंत में भी ग्रंथि होगा जिसका नाम होता है आंतीय ग्रंथि। क्या बोलते हैं यहाँ पर? आंतीय ग्रंथि होता है। और आंतीय ग्रंथि है तो क्या छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर ग्रंथि पाया जा रहा है। तो ग्रंथि है तो आंतीय ग्रंथि भी एक प्रकार का क्या होगा? बहिस्रावी ग्रंथि होगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा? आपका एंजाइम बनाएगा। और एक बात याद रखेंगे कि जो छोटी आंत होता है इसमें क्या होता है कि भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। जो आप खाना खाते हैं वो खाना पूर्ण रूप से कहाँ पच जाता है? तो छोटी आंत के अंदर पच जाता है। और यहाँ पे दो अंग आपको देखने को मिलेंगे। छोटी आंत से दो अंग जुड़े होते हैं। क्या अंग? कितने अंग रहते हैं? दो अंग। यानी छोटी आंत जो होता है इससे दो अंग आपको जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका लीवर यानी यकृत, और एक होता है जिसको हम पैनक्रियाज यानी अग्नाशय कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लीवर किस अंग से जुड़ा होता है, तो छोटी आंत से। आहार नाल के किस अंग से? छोटी आंत से। पूछेगा कि अग्नाशय आहार नाल के किस अंग से जुड़ा होता है, तो ये भी कहाँ जुड़ा होता है? आपका छोटी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसमें एक ग्रंथि होती है आंतीय ग्रंथि, और ये भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो भोजन पचा नहीं, मान के चलिए जो भोजन किया हो हमारे शरीर में टॉक्सिक है, और जो भोजन नहीं पचेगा तो भोजन तो छोटी आंत नहीं पचाएगा। तो जो भोजन छोटी आंत नहीं पचा सकता उसे आगे के अंग में भेज देता है, जिसको बोलते हैं बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? तो जितना जो आपके शरीर में जहरीला भोजन था, टॉक्सिक भोजन था, उस टॉक्सिक भोजन को क्या करता है कि एनस में भेज देता है, और एनस में भेजने के बाद इसे क्या कर देता है? शरीर से आउट करवा देता है, यानी बाहर करवा देता है। ठीक है, तो ये सारा अंग जो होता है आपका आहार नाल का होता है। तो क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोई ग्रंथि नहीं होता है। और इसमें कैसा भोजन आएगा? जो भोजन जहरीला होता है, और ये जहरीला भोजन को क्या करता है? एनस के द्वारा बाहर निकलवा देता है। यानी कहने का मतलब आपसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे कि आहार नाल के किस अंग में भोजन का पाचन नहीं होता है?
तो एक हो गया आपका भोजन नली, और भोजन नली ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बड़ी आंत। ठीक है, इसमें कोई प्रकार का ग्रंथि नहीं पाया जाता है। अब आपका इधर ग्रंथि से लोकेशन पूछेगा कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो आमाशय में पाया जाता है। लाड़ीय ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो आपका मुख में पाया जाता है। आंतीय ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। भोजन का शुरुआत कहाँ से होता है पचने का, तो मुख से शुरू होता है। तो इन सारे चीज को हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अगर हम देखें तो इस आहार नल का हम फिगर बना सकते हैं। तो इसमें फिगर क्या हो सकता है, तो फिगर के बारे में एक बात करते हैं। एक बार ये फिगर की बात करते हैं। जैसे देखिए, ये कोई मान के चलिए मानव है, ठीक है, और इस मानव का क्या होता है कि यहाँ से एक पाइप जाता है जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये एक पाइप है और ये पाइप का नाम होता है फूड पाइप। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से भोजन आता है, ठीक है, और ये भोजन होता है, और ये भोजन फूड पाइप के सहारा से आता है। और ये फूड पाइप क्या करता है कि खाना को पेट में लेकर चला जाता है। कहाँ लेकर चला जाता है, तो यहाँ एक पेट होता है आपका आमाशय, ठीक है, और ये आमाशय में भोजन को लेकर चला जाता है। और आमाशय के बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है। ऐसे 1 2 और 3, 3 भाग में होता है आपका छोटी आंत, और छोटी आंत जैसे ही खत्म होता है भोजन कहाँ चला जाता है, आपका बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है, और यहां से एक बड़ी आंत हम बना देते हैं ऐसे। ये हो गया आपका बड़ी आंत हो गया, ठीक है, और ये बड़ी आंत हो गया। और यहां से अगर देखते हैं तो इसका अगर हम नामकरण करते हैं तो नामकरण में क्या क्या आएगा, देखते हैं इसको। नामकरण में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसको माउथ बोलते हैं। ये क्या होता है आपका माउथ, यानी मुख होता है। माउथ, यहाँ से आप भोजन को इंटर करते हैं। माउथ के बाद ये क्या होता है आपका, जो ये पाइप है कंठ में, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, यानी ग्रसिका बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रसिका। ग्रसिका क्या करता है, भोजन को स्टोमक में ला देता है, यानी इसको हम बोलते हैं अमाशय। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमाशय, यानी पेट बोलते हैं अपना। उसके बाद ये जो भोजन आता है छोटी आंत में आ जाता है। तो ये जो 3 पार्ट है, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। उसके बाद ये छोटी आंत यहाँ खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद यहाँ से क्या चालू हो जाता है, आपका बड़ी आंत चालू हो जाता है। तो इसका नाम क्या होता है आपका, इसे हम क्या कहेंगे, बड़ी आंत कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज जो यहाँ पर है, ये जो लास्ट हिस्सा होता है, इस लास्ट हिस्सा को हम बोलते हैं एनस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनस। ठीक है, और एक और पॉइंट अभी आपको हम बताएं कि जो हमारा छोटी आंत होता है, इस छोटी आंत से 2 अंग जुड़ा हुआ होता है, जिसका नाम होता है, एक यहाँ पे अंग होता है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। इसका नाम होता है, पेड़ के पत्ते जैसा होता है, इसका नाम होता है अग्नाशय। ठीक है, इसका नाम होता है अग्नाशय। और जो एक और होता है जो आपका लीवर, तो ये लीवर यहाँ जुड़ा होता है ऐसे। ये क्या होता है आपका लीवर। ये पूरा आहार नाल का पार्ट है, ये होता है आपका लीवर। और खाना इतना ही अंग से होकर गुजरता है, यानी खाना स्टार्टिंग कहाँ से होता है, आपका माउथ से होता है। कहने का मतलब कि माउथ से आपका ये भोजन इंटर किया, उसके बाद फूड पाइप में आया। फूड पाइप से भोजन कहाँ आएगा आपका, फूड पाइप से आपका जो भोजन आएगा, ये भोजन आएगा आपका पेट में। ये पेट में भोजन आ गया, पेट में भोजन का पाचन हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर ये आ जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में जो भोजन पचना है पच गया, नहीं जो पचेगा, यानी जो टॉक्सिक होगा, ये टॉक्सिक आपका बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत से क्या होता है, जो भोजन आपका शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ तक आपको सारे बातें समझ में आई होंगी, और आगे का लेक्चर हम लोग अगले दिन करेंगे। और यहाँ से हम पढ़ेंगे कि माउथ में कैसे भोजन पचता है, ये ग्रसिका में कैसे भोजन होता है, अमाशय में कैसे भोजन का पाचन होता है। ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।